हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीपीएल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन चैनल में आपका दिल से स्वागत है। मैं विनोद कुमार आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, धमाका सीरीज के अंतर्गत हम राजस्थान भूगोल की चर्चा कर रहे थे। उसी के अंदर हमने दोस्तों राजस्थान में जलवायु वाला टॉपिक शुरू किया था। दोस्तों, जलवायु के अंदर हम व्यक्तिगत और सामान्य वर्गीकरण की बात कर चुके हैं। अब जलवायु से संबंधित जो अन्य तथ्य है दोस्तों, जैसे कि मैं बात करूं ऋतुओं का वर्गीकरण, और मैं बात करूं इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे कि मैं बात करूं सबसे गर्म जिला कौन सा है, सबसे ठंडा जिला कौन सा है, सर्वाधिक तापांतर कौन से जिले का है। इसी के साथ जो मैं बात करूं समवर्षा रेखाएं हैं, उन सभी की बात आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो सभी को शेयर कर दे इस क्लास को और सभी लोगों तक पहुंचा दे। दोस्तों, लाइक और कमेंट करना ना भूले। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। दोस्तों, राजस्थान में जलवायु के अंदर हम बात करेंगे दोस्तों ऋतु अनुसार, बात करें तो मानसून का वर्गीकरण, इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, अभी तक जो हमने चर्चा की दोस्तों, एक बार फिर याद दिला दूं कि हम सामान्य वर्गीकरण की बात कर चुके हैं और साथ ही व्यक्तिगत में हम 3 व्यक्तियों के जलवायु वर्गीकरण की चर्चा किए थे। कौन कौन से 3 व्यक्ति अगर मैं बात करूं तो हमने 1 नंबर पे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण देखा, 2 नंबर पे हमने देखा दोस्तों थानतवेद का, और 3 नंबर पे देखा हमने तिवारथा का। इस प्रकार से हम सारी चर्चाएं कर चुके थे। तो आज शुरुआत करेंगे दोस्तों आज के इस टॉपिक की। राजस्थान में जलवायु के अंदर ही हम बात करेंगे राजस्थान में मानसून का, मानसून कह दो या जलवायु दोस्तों, राजस्थान में मानसून का ऋतु अनुसार वर्गीकरण, ऋतु अनुसार वर्गीकरण, ऋतु अनुसार जो वर्गीकरण है दोस्तों, इसकी अगर मैं बात करूं आपसे तो राजस्थान को मुख्य रूप से 3 ऋतुओं में बांट रखा है दोस्तों। उन 3 ऋतुओं की अगर हम चर्चा करें, कौन कौन सी 3 ऋतुएं हैं जिनके अंदर राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया गया है, तो 1 नंबर पे मैं बात करूं दोस्तों आपसे, 1 नंबर पे शीत ऋतु हम लेने वाले हैं, या 1 नंबर पे जो हम चर्चा करेंगे दोस्तों कौन सी ऋतु की करेंगे, शीत ऋतु की। अगर बात करूं शीत ऋतु कब से कब तक रहती है, मंथली जो कि अंग्रेजी के माह है उनके अनुसार, तो नवंबर से लेकर फरवरी तक। कब तक दोस्तों, नवंबर से लेकर फरवरी तक हमें क्या देखने को मिलता है दोस्तों, शीत ऋतु का मौसम देखने को मिलता है। शीत के बाद दोस्तों आपको पता है कौन सी ऋतु आने वाली है, तो बात करें तो ग्रीष्म ऋतु आती है। कौन सी दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु। दोस्तों 4 ऋतुओं में इसको बांटेंगे हम। एक ऋतु और होती है मानसून निवर्तन की, तो उसको भी हम इसी के साथ चर्चा करेंगे। फिर बात करें शीत के बाद कौन सी ऋतु आती है, बात करें तो ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे हम दोस्तों। किसकी बात करेंगे, ग्रीष्म ऋतु की। और ग्रीष्म ऋतु के अंदर हम बात करें तो किसकी चर्चा करेंगे दोस्तों, हम चर्चा करेंगे कि गर्मियों में सबसे जो गर्म माह है वो कौन सा है, और बात करें सबसे गर्म माह की, तो सबसे गर्म माह में भी कौन सा स्थान है, ग्रीष्म ऋतु। इसकी बात करें दोस्तों गर्मियों की, तो जैसे ही फरवरी में सर्दी समाप्त होती है, गर्मियों के दिन शुरुआत हो जाती है दोस्तों, तो फरवरी के अंत तक तो लगभग सर्दी बनी रहती है। और मार्च से लेकर के और मैं बात करूं तो दोस्तों मार्च से लेकर के जून तक हमें किसका, मध्य जून ले लो दोस्तों, तो जून तक हमें क्या देखने को मिलती है, ग्रीष्म ऋतु। इसके बाद बात करूं दोस्तों 3 नंबर पे, तो 3 नंबर पे हम बात करेंगे दोस्तों वर्षा ऋतु की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, वर्षा ऋतु की। और वर्षा ऋतु की अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके माह की, तो जुलाई से लेकर के, जुलाई से और बात की जाए तो सितंबर तक क्या रहती है, वर्षा रहती है, सितंबर। इसके बाद अंतिम रूप से 4 नंबर पे अगर बात करें दोस्तों, एक ऋतु और होती है जिसे हम शरद ऋतु भी कहते हैं दोस्तों। इसमें सर्दियां धीमी गति से सर्दी पड़ने लग जाती है दोस्तों, कभी सर्दी कभी गर्मी का सा माहौल बना रहता है। इस ऋतु की अगर बात करें दोस्तों, तो सितंबर की बात करूं तो सितंबर से लेकर के और मध्य नवंबर तक इसका हमें क्या देखने को मिलता है दोस्तों, इस ऋतु का टाइम देखने को मिल जाता है, सितंबर से लेकर के और नवंबर।
क्या देखने को मिलती है हमें? शरद ऋतु देखने को मिलती है। इस प्रकार से मैं बात करूं दोस्तों तो हमें हमें देखने को मिलती है दोस्तों 4 ऋतुएं। दोस्तों अगर सितंबर नहीं तो इसको अक्टूबर भी बोल सकते हो, क्योंकि सितंबर के लास्ट तक तो क्या देखने को मिल जाती है हमें? वर्षा ऋतु देखने मिल जाती है। तो अक्टूबर से नवंबर तक, जो अक्टूबर नवंबर 2 महीने होते हैं वो तो किसके होते हैं दोस्तों? शरद ऋतु के। इसी को हम मानसून निवर्तन भी कहते हैं दोस्तों। इसी समय मानसून का क्या होता है? निवर्तन होता है दोस्तों। मानसून अपने जो स्थान है उसे पीछे हटने लगता है। आगे अगर बात करूं अब दोस्तों इसी के अंदर में, तो हम एक एक टॉपिक की इन चारों की चर्चा इस क्लास में करने वाले हैं। एक नंबर पे हेडिंग लगा दे दोस्तों शीत ऋतु। क्या लगा दे दोस्तों? शीत ऋतु। इसी की चर्चा कर देते हैं और कोष्टक में लिखते हैं दोस्तों नवंबर से लेकर के और फरवरी तक। ये टेबल भी बनाए दोस्तों। टेबल बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आसानी से आपको कई चीजें समझ में आ जाती है। मानसून अनुसार वर्गीकरण के अंदर हम जो देखने वाले हैं अब पहला जो मानसून के अनुसार वर्गीकरण है, इसमें हमें ऋतुएं देखी तो कौन सी ऋतु देखेंगे? एक नंबर पे शीत ऋतु। कौन सी ऋतु दोस्तों? शीत ऋतु की बात हम इस क्लास में करने वाले हैं। शीत ऋतु का मैंने बात कहा कि शुरुआत कब से कब तक होती है, तो मैंने कहा नवंबर से लेकर के और मैंने कहा कब तक बात करें तो फरवरी तक हमें कौन सी ऋतु देखने को मिलती है? शीत ऋतु। पहली बात तो आपको इसमें टाइम दर्शा देना है। अब शीत ऋतु के अंदर दोस्तों मैं बात करूं तो कुछ कंडीशन है, जैसे कि मैं बात करूं शीत ऋतु के अंदर कुछ चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी। जैसे कि मैं बात करूं पश्चिमी विक्षोभ पढ़ना पड़ेगा। साथ में मैं बात करूं तो इसी के साथ हमें एक और टॉपिक पढ़ना पड़ेगा दोस्तों शीतकालीन मानसून। तो इसी के अंदर आपको हेडिंग लगा देनी है दोस्तों एक नंबर पे पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ। और इस पश्चिमी विक्षोभ की अगर बात करूं दोस्तों, इस पश्चिमी विक्षोभ की बात की जाए, इस पश्चिमी विक्षोभ को ही भूमध्य सागरीय जलवायु भी कहा जाता है दोस्तों। इसी को भूमध्य सागरीय चक्रवात कह देते हैं। इसी को पश्चिमी इसलिए वेस्टर्ली विक्षोभ कह देते हैं, वेस्टर्ली चक्रवात कह देते हैं। इसी की बात करूं तो इसी के कुछ और नाम है। बात करें तो इसी को पश्चिमी विक्षोभ को क्या कह देते हैं? वेस्टर्ली। क्या कह देते हैं दोस्तों? वेस्टर्ली। इसी को क्या कह देते हैं? भूमध्य सागरीय चक्रवात। दोस्तों भूमध्य सागरीय चक्रवात की अगर मैं चर्चा करूं कि ये राजस्थान में किधर से प्रवेश करता है, राजस्थान में प्रवेश करेगा तो भारत में भी करेगा। तो भारत के अनुसार हम इसको विश्व के मैप पे ही देख लेते हैं एक बार कि ये किस प्रकार से हमारे राजस्थान में एंटर करता है और कौन सी दिशा से ये आता है। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों इसकी भूमध्य सागरीय चक्रवात की, तो भूमध्य सागरीय जो चक्रवात है वेस्टर्ली, वो राजस्थान में बात करें तो दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करता है, या बात करूं पश्चिम से प्रवेश करता है दोस्तों, और उसी दिशा से आते हुए भूमध्य सागर की ओर से, और मैं बात करूं तो किस में आ जाता है? राजस्थान में, और पश्चिमी राजस्थान में आके वर्षा करवाता है। तो बात करें भारत की, बात कर लेते हैं। ये मैंने बनाया भारत का दक्षिणी हिस्सा, इधर से हमें काम लिए, और यहाँ पे ये राजस्थान वाला हिस्सा, ऊपर का भी हम रहने देंगे। अब मैं बात करूं राजस्थान के या भारत के पश्चिम में क्या पड़ता है? भूमध्य सागर। क्या पड़ता है दोस्तों? भूमध्य सागर। मैं इसको यहाँ तक मिटा रहा हूँ। वैसे मैंने आपको लिखवा दिया कि इसको क्या कहते हैं, इसी को कह देते हैं भूमध्य सागरीय चक्रवात। तो मैंने कहा कि इधर कौन सा सागर पड़ता है? भूमध्य सागर पड़ता है। भूमध्य सागर जो है, इस भूमध्य सागर की ओर से मैं बात करूं एक पवन चलती है दोस्तों। जिस पवन की अगर बात करें, इस पवन की जो गति होती है, भूमध्य सागर की ओर से एक पवन चलती है दोस्तों। ये पवन मैं बात करूं तो किधर की ओर चलती है? पूर्व की ओर।
किधर की ओर चलती है दोस्तों? पूर्व की ओर। किधर की ओर चल रही है? पूर्व की ओर। अब इनका चलने का कारण ये है कि जो अरावली सॉरी जो हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालय के ऊपर यहाँ पे तिब्बत में निम्न वायु दाब का केंद्र बनता है। कौन से वायु दाब का केंद्र बनता है? निम्न वायु दाब का केंद्र बनता है। इस कारण से ये हवाएं किधर की ओर चलना प्रारंभ कर देती है? बात करूं तो पूर्व की ओर। और जब पूर्व की ओर चलेगी तो रास्ते में क्या भी आएगा? राजस्थान। तो ये जब राजस्थान में प्रवेश करती है, एक चीज और आपको पता है दोस्तों, राजस्थान में भी एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अरावली। अभी हम बात कर रहे हैं राजस्थान की जलवायु की। जब हम भारत की जलवायु की चर्चा करेंगे तब भी हम इसको पढ़ेंगे। अगर हम विश्व की जलवायु की चर्चा करेंगे तब भी हम इसको पढ़ेंगे। तो राजस्थान में भी इसका प्रभाव है, इसीलिए इसको यहाँ पे पढ़ा जाता है। बात करूं जब ये पूर्व की ओर गति करने लगती है तो इनको गति प्रदान करने में एक पवन और चलती है वायुमंडल में ऊपर की ओर, जो कि इसको गति प्रदान करने में या इनको लाने में सहायता करती है। और उस पवन की अगर मैं बात करूं, ये जो मैंने लंबी लाइन बनाई है, इसी पवन को अगर मैं नाम दूं तो इसे हम कहते हैं पश्चिमी उपोष्ण उपोष्ण जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम, ये जो पश्चिमी उपोष्ण जेट स्ट्रीम है लगभग 184 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। कितने की रफ्तार से? ऊपरी वायुमंडल में एक पवन चल रही है और उस पवन को हमने नाम दिया दोस्तों, क्या नाम दिया? पश्चिमी जेट स्ट्रीम। इस पश्चिमी जेट स्ट्रीम के प्रभाव से ही जो नीचे की पवनें हैं इनमें गति मिलती है और ज्यादा। वैसे तो तिब्बत में जो निम्न वायुदाब केंद्र बनता है, तिब्बत में जो वायुदाब केंद्र बनता है दोस्तों, वो भी इसको प्रभावित करता है। लेकिन मैं बात करूं इसी के साथ, तो दोस्तों मैं बात करूं कि जो पश्चिमी विक्षोभ है राजस्थान में किस प्रकार से एंटर करता है। एक चीज और बता दूं दोस्तों, राजस्थान में भी निम्न वायुदाब केंद्र बनता है। तिब्बत की अगर बात करूं तो यहाँ तो उच्च बनता है लेकिन यहाँ निम्न बनता है। मैंने गलती से यहाँ आपको क्या बता दिया? निम्न वायुदाब, तो उसे करेक्शन कर ले। राजस्थान में निम्न वायुदाब केंद्र बनता है। हम राजस्थान की जलवायु पढ़ रहे हैं, तो जब ये पवनें इधर की ओर चलती है तो इनको लाने में कौन सहायक होती है? पश्चिमी उपोष्ण जेट स्ट्रीम। यहाँ तक की चर्चा हो गई। अब आगे अगर मैं बात करूं, जब ये पवनें राजस्थान में प्रवेश करती है तो पश्चिमी जो राजस्थान है, कौन सा राजस्थान? पश्चिमी राजस्थान जो है उसमें क्या करवाती है? वर्षा। क्या करवाती है दोस्तों? वर्षा करवाती है। और इनसे जो वर्षा होती है दोस्तों, लगभग राजस्थान में 10% वर्षा होती है। कितने प्रतिशत? बात करें तो 10% वर्षा राजस्थान में कौन से मानसून से होती है? तो बात करें तो पश्चिमी मानसून से हो जाती है। इसी में मैं आगे चर्चा करूं दोस्तों, पश्चिमी मानसून में ही तो पश्चिमी विक्षोभ है, इसी की चर्चा करूं दोस्तों, तो इसी के अंदर अब आप लिखना शुरू कर दें। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि गति कैसे करती है। ऊपरी की जो जेट स्ट्रीम है वो इसको गति प्रदान करती है और ये जाकर किससे टकराती है? मैंने कहा तो पहले तो हिमालय से टकराएगी। हिमालय से टकराने के बाद इसकी दो शाखाएं हो जाती है, एक तिब्बत की ओर चली जाती है और एक किधर आ जाती है? हमारे राजस्थान में, या मैं करूं मध्य जो भारत है उसके अंदर। तो मध्य भारत में राजस्थान भी आता है, इस कारण से राजस्थान में भी इनसे क्या होती है? वर्षा होती है। इन पश्चिमी विक्षोभ के आने से जो राजस्थान का पूर्वी भाग है दोस्तों, कौन सा? पूर्वी, वो कैसा रह जाता है? बिना वर्षा के रह जाता है। इसीलिए पश्चिमी विक्षोभ का ये क्या हो जाएगा? मैं बात करूं तो छाया क्षेत्र। क्या हो जाएगा दोस्तों? छाया क्षेत्र। यहाँ पे वर्षा न के बराबर होती है। समझ गए? तो इसमें लिखना शुरू करें दोस्तों। सबसे पहले इसमें लिख दें कि जो पश्चिमी विक्षोभ है वो किधर से आता है? भूमध्य सागर की ओर से आने वाली मानसूनी पवनें हैं, चक्रवाती पवनें। कौन सी पवनें हैं दोस्तों? चक्रवाती पवनें हैं। इसी में लिखे दोस्तों, आगे बात करें तो इसी के अंदर आगे लिखे, इनको लाने में, इन भूमध्य सागरीय चक्रवाती पवनों को लाने में पश्चिमी उपोष्ण जेट स्ट्रीम सहायक है या सहायता करती है। इनको लाने में पश्चिमी उपोष्ण जेट स्ट्रीम
सहायक है। सहायता कौन कर रहा है लाने में? तो पश्चिमी उपोष्ण जेट स्ट्रीम। अच्छा दोस्तों, एक और बात करूं कि राजस्थान में इन पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो मावट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मावट। और इस मावट की अगर बात करें, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। ये जो मावट है दोस्तों, जो होती है किससे मैं बात करूं तो पश्चिमी विक्षोभ से। इस मावट को राजस्थान में किसानों के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? किसानों के द्वारा गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है दोस्तों, गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है। इसी को कह देते हैं सोने की बूंदे या सुनहरी बूंदे, सुनहरी बूंदे। क्यों कहते हैं? कारण जान लो दोस्तों। जब मावट होती है शीतकालीन समय में, कौन सी ऋतु पड़ रही है? शीत ऋतु। नवंबर दिसंबर में गेहूं की जो फसल है, सरसों गेहूं, या मैं बात करूं प्रमुख रूप से जो रबी की फसलें हैं, उनको जल की आवश्यकता होती है। और जब ये पवनें आती है पश्चिम की ओर से हमारे राजस्थान में प्रवेश करती है, तो राजस्थान में वर्षा करवाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया 10%। और जब ये वर्षा करवाती है तो ये किसानों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होती है। किसानों के लिए कैसे? क्योंकि उनकी फसल को इससे क्या मिल जाता है? पानी, और उससे फसल लहराती है एकदम से, बहुत ज्यादा उसमें क्या होती है? गति होती है। एक प्रकार से मैं कहूँ तो फसल तेजी से बढ़ने लगती है। इस कारण से, और बात करूं उत्पादन भी ज्यादा होता है। इस कारण से इसको किसान क्या नाम देते हैं? गोल्डन ड्रॉप्स। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। आगे बात करें तो जो पश्चिमी मानसून है, मावट इसमें आपको समझ में आया होगा। इससे राजस्थान में कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो 10% वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या मैं बात करूं भूमध्य सागरीय चक्रवात से होती है। और आगे बात करें दोस्तों, तो ये जो वर्षा होती है वो कैसी होती है? हल्की, यानी इससे फसल को नुकसान नहीं पहुंचा। हल्की हल्की बूंदों के रूप में इससे क्या होगी? बारिश होगी। साथ ही बात करूं तो लाने में सहायता कौन करता है? जो कि मैंने आपको बता दिया। इसी में आप इसके नीचे कोष्टक में लिख दे दोस्तों, 184 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या है? गति करती है। आगे अगर बात करूं दोस्तों इसी में, तो इसमें एक तो हमने पढ़ा क्या कि पश्चिमी विक्षोभ, दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे दोस्तों हम शीतकालीन मानसून या फिर उत्तरी पूर्वी मानसून। तो 2 नंबर पे हेडिंग लगाए दोस्तों, शीतकालीन मानसून या फिर उत्तरी पूर्वी मानसून, और उसमें आप एक लाइन लिख दे दोस्तों, क्योंकि राजस्थान में उसका कोई भी महत्व नहीं है, इस कारण से ज्यादा चर्चा हम उसके बारे में नहीं करेंगे। जो आप मैं बात करूं कि जो पश्चिमी अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो शीतकालीन मानसून है, कौन सा मानसून दोस्तों? शीतकालीन मानसूनी हवाएं, शीतकालीन मानसून या उत्तरी पूर्वी जो मानसून है, 2 नंबर पे शीतकालीन मानसून, शीतकालीन मानसून, इसी को हम कह देते हैं दोस्तों उत्तरी पूर्वी मानसून। ये उत्तरी पूर्वी मानसून जो है, या मैं कहूँ शीतकालीन जो मानसून है, इसका राजस्थान में कोई महत्व नहीं है दोस्तों। इससे राजस्थान में वर्षा नहीं होती। तो इसमें आप एक लाइन लिख दे दोस्तों, इससे राजस्थान में वर्षा नहीं होती, नहीं होती है। खासतौर पे ये लाइन याद रखनी है दोस्तों। आपको एग्जामिनर गुमराह कर सकता है, क्वेश्चन दे देगा कि राजस्थान में वर्षा करवाने में सहायक है, उसमें एक लिख देगा पश्चिमी विक्षोभ, एक लिख देगा शीतकालीन मानसून, एक लिख देगा दक्षिणी पूर्वी मानसून, एक लिख देगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो आपको याद रखना है कौन सा नहीं करवाता। समझ में आ गया? शीतकालीन मानसून। आगे बात करेंगे दोस्तों, शीतकालीन मानसून की अगर बात करूं आगे इसके बाद में, तो हम 2 नंबर पे आप पढ़ने वाले हैं दोस्तों ग्रीष्म ऋतु। शीत ऋतु की हम चर्चा कर चुके हैं। अब 2 नंबर पे हम बात करेंगे दोस्तों किसकी? ग्रीष्म ऋतु। कर लेते हैं बात इसकी। 2 नंबर पे ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु की बात करूं तो अभी मैंने बात की कि जो शीतकाल है वो कहाँ तक चलता है? फरवरी तक। तो ये कब से शुरू हो जाएगा दोस्तों? मार्च से।
फरवरी के अंत तक तो वही चलता है। मार्च से लेकर के और जून तक क्या देखने को मिलती है, हमें गर्मी देखने को मिल जाती है। मार्च से लेके जून तक हमें गर्मी देखने को मिल जाती है। दोस्तों 2 लाइन और लिखें जो कि मेरे से छूट गई है पीछे, उसी में लिख दें क्योंकि हमने शीतकालीन मानसून पढ़ा। राजस्थान का सबसे ठंडा जिला, और जिले में लिख दे दोस्तों चूरू। इसी के साथ आपको लिखना है दोस्तों सबसे राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान लिखना है। ये तो क्या था, जिला, और स्थान में लिख दे दोस्तों माउंट आबू, जो कि कहाँ है, सिरोही। ये 2 चीज और लिखते हैं, माउंट आबू, सिरोही। अब बात करते हैं दोस्तों ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु में भी आप सबसे पहले यही 2 लाइन लिख दे दोस्तों कि राजस्थान में जो है कि सर्वाधिक जो गर्मी पड़ती है, सर्वाधिक गर्म जिला, सर्वाधिक गर्म जिले की अगर बात की जाए दोस्तों तो कौन सा है, चूरू। अगर बात करूं आगे सर्वाधिक गर्म स्थान की, अगर सर्वाधिक गर्म स्थान की बात करें दोस्तों तो जैसलमेर में एक जगह पड़ती है दोस्तों सम स्थान है, कौन से जिले में है, जैसलमेर। सम स्थान है, और यही कौन सी स्थान है जहां पे सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलती है, हमें गर्मी देखने को मिलती है दोस्तों एक मिनट, जैसलमेर ना लिख के इसको लिखो फलौदी। स्थान में क्या लिखना है, तो फलौदी। अभी जिला भी बन चुका है दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों आगे, तो ये 2 जिले आपने लिख लिया है, पहले स्थान हुआ करता था, अब ये भी क्या है, जिला है, और है कहाँ पे बात करूं तो फलौदी के अंदर ये पहले जोधपुर का भाग हुआ करता था। अब बात करें दोस्तों आगे ग्रीष्म ऋतु में, तो एक टर्म लिखे दोस्तों इसमें आप लू। क्या लिखे दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि लू क्या है। तो मैं बात करूं राजस्थान में चलने वाली गर्मियों के समय में, गर्म हवा है। तो बात करें कौन सी हवा है, राजस्थान में चलने वाली गर्म पवनें क्या कहलाती है, लू। कब चलती है, तो दिन के समय। कब चलती है दोस्तों, दिन के समय 10-11 बजे से शुरू होगी और शाम को 4-5 बजे तक इनको क्या देखने को मिलता है, हमें प्रभाव देखने को मिलता है। एक लिखे दोस्तों आंधियां जो है सर्वाधिक कहाँ आती है और कहाँ सबसे कम आती है। सबसे पहले तो इसमें लिख दे दोस्तों आंधियां होती क्या है, तो राजस्थान में चलने वाली धूल भरी, क्या होता है, मिट्टी उड़ती है, धूल भरी तेज हवाएं जो कब चलती है, सायकाल। कब चलती है दोस्तों, सायकाल, लगभग दोपहर बाद को इन पवनों का हमें क्या देखने को मिलता है, प्रभाव देखने को मिलता है। सर्वाधिक कहाँ आती है, ये भी लिख ले दोस्तों, सर्वाधिक हमें देखने को मिलती है दोस्तों श्री गंगानगर। और न्यूनतम की अगर बात करें दोस्तों, न्यूनतम आंधियां कहाँ आती है, न्यूनतम आती है दोस्तों झालावाड़। एक कंडीशन और समझा दो दोस्तों आंधियों से संबंधित। बात करें कि अगर ये राजस्थान का है, क्योंकि आंधियों का प्रभाव उत्तरी राजस्थान में ज्यादा देखने को मिलता है, इस कारण से जो गंगानगर जिला है यहाँ पे तो सर्वाधिक आती है, लगभग 18 से 20 दिन
15 से 20 के बीच रहती है। फिक्स की अगर बात करें तो लगभग 15 से 20 दिन क्या देखने को मिलती है आंधियां। और लगभग जो कि झालावाड़ सबसे नीचे है, यहाँ पे आंधियां 1-2 दिन ही हमें देखने को मिलती है। आगे बात करूँ इसके बाद आंधियों के बाद में दोस्तों, तो एक होता है दोस्तों दोंगड़ी। एक हेडिंग और लगाए दोस्तों इसी में, दोंगड़ी। और उसमें लिखते हैं दोस्तों मानसून पूर्व की वर्षा, जिससे क्या होता है राजस्थान में किसानों को वर्षा ऋतु या फिर मैं कहूँ खरीफ की जो फसल है बोने में सहायता मिलती है। क्या होता है दोस्तों दोंगड़ी, क्या लिखना है दोंगड़ी। दोंगड़ी क्या होते हैं बात करें तो राजस्थान में वर्षा पूर्व की राजस्थान की मानसून पूर्व की वर्षा क्या कहलाती है मानसून पूर्व की वर्षा क्या कहलाती है दोस्तों दोंगड़ी। एक बबूलिया भी होता है दोस्तों, जिसमें चक्रवात हवाएं चलती है। सामान्य सी बात है, राजस्थान में धूल भरी चक्रवात जो हवाएं चलती है उसे क्या कहते हैं बबूलिया। तो आप चाहे तो ये भी इसमें लिख दें। इसके बाद 3 नंबर पे हेडिंग लगाए दोस्तों वर्षा ऋतु। 3 नंबर पे हेडिंग क्या लगानी है दोस्तों आपको अब वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु की अगर बात करें दोस्तों, वर्षा ऋतु की अगर बात करें दोस्तों 3 नंबर पे इसका जो समय है दोस्तों, जैसे ही मैं कहूँ ग्रीष्म काल खत्म होता है तो जुलाई से इसकी क्या हो जाती है शुरुआत हो जाती है। कई स्थान ऐसे हैं, अगर भारत की बात करूं तो भारत में तो लगभग जून में ही मानसून आ जाता है। राजस्थान में भी कई स्थान झालावाड़ की बात करूं तो कई क्षेत्रों में जून में लगभग लास्ट जून में मानसून प्रवेश कर जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जुलाई माना जाता है। तो जुलाई से लगभग पूरे संपूर्ण राजस्थान में क्या हो जाता है मानसून प्रवेश कर जाता है। इस कारण से जुलाई से लेकर के और जो वर्षा का समय है वो होता है दोस्तों सितंबर। कब तक होता है सितंबर तक। इसकी अगर बात करूं वर्षा ऋतु की, तो वर्षा ऋतु में हम पढ़ेंगे दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो कि बंगाल की खाड़ी की ओर से अरब सागर की ओर से आता है। और साथ ही हम चर्चा करेंगे दोस्तों दक्षिणी पूर्वी मानसून की, जो कि कहाँ से आता है, मैं बात करूं तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से। दोनों की अगर मैं चर्चा करूं दोस्तों आपके सामने, ये है फिर राजस्थान का एक क्षेत्र अगर चर्चा की जाए दोस्तों आपसे, ये हो गई बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी और इधर है दोस्तों आपका अरब सागर। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का जो मानसून है किस प्रकार से राजस्थान में प्रवेश करता है उसकी अगर मैं चर्चा करूं, उससे पहले आपको भारत में इसकी एंट्री देखनी पड़ेगी दोस्तों। ये जो मैंने रेखा बनाई है, कौन सी रेखा बनाई है, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री रेखा। इसी को क्या कहते हैं हम भूमध्य रेखा। ये जो भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा कह दो, भूमध्य रेखा कह दो, बात एक ही। इस भूमध्य रेखा के दक्षिण में फेरल के नियम के अनुसार जो पवने हैं जो गति करती है, मैं बात करूं दक्षिण में जो पवने किधर की ओर मुड़ती है वहीं ओर दक्षिण की जो पवने हैं लगभग जो बाईं ओर मुड़ती है व्यापारिक पवने, ये क्या करती है, जब मैं बात करूं कैसे चल रही है दक्षिण की पवने, और फेरल के नियम के अनुसार जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें पवने किधर की ओर मुड़ती है, तो बाईं ओर, सॉरी दाईं ओर। लगता है दोस्तों आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा नीचे का, तो इसको थोड़ा ऊपर बना देते हैं हम। बात करूं इस भूमध्य रेखा की, इसी को थोड़ा ऊपर बना देते हैं। बात की जाए इस भूमध्य रेखा की, इसको मैंने भारत के टच कर दिया, वैसे भारत के टच होती नहीं है। एक चीज विशेष ध्यान रखें आप कि भूमध्य रेखा भारत के टच नहीं करती। जो भूमध्य रेखा है दोस्तों, फेरल का नियम कहता है कि भूमध्य रेखा के जो दक्षिणी गोलार्ध है पृथ्वी में, उसमें जो पवने हैं
किधर की ओर मुड़ जाती है, बात करें तो बाई बाई ओर मुड़ जाती है। अगर बात करें पवने जिस दिशा से आ रही है उसकी तरफ अगर पीट करके खड़ा हो जाए तो किधर की ओर मुड़ती है, बाई ओर। लेकिन ये जो पवने हैं, व्यापारिक पवने, ये भूविषुवत रेखा को पार कर करके और कौन से ऋतु में, वर्षा ऋतु में कहाँ प्रवेश कर जाती है, उत्तरी गोलार्ध में। और फेरल का नियम याद रखना, उत्तरी गोलार्ध में हमेशा पवन किधर की ओर मुड़ेगी, दाईं ओर। अगर पवन की दिशा की और हम क्या करके खड़े हो जाएं, पीठ, तो जब ये पवने किधर की ओर प्रवेश कर जाती है, बात करूं उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में जैसे ही प्रवेश करती है तो फेरल का नियम क्या कहता है, किधर ओर मुड़ेगी, दाईं ओर। और ये पवने किधर की ओर चलना शुरू कर देती है, समझ में आ रहा है क्या दोस्तों, ये पवने दाईं ओर चलना शुरू कर देती है। पवने कौन सी है, दक्षिणी गोलार्ध की पवने प्रवेश कहाँ कर गई, उत्तरी गोलार्ध में। इस कारण से इनकी गति क्या हो गई, इनकी जो दिशा है वो क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। और जब ये पवने इधर अरब सागर की ओर से राजस्थान में या भारत में एंटर करती है तो हम इसे क्या कह देते हैं, अरब सागर का मानसून कह देते हैं, या इसी को कह देते हैं हम दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसून। समझ में आया कैसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, एक बार और समझा देता हूँ दोस्तों। बंगाल की खाड़ी, एक बार और समझा देता हूँ दोस्तों। भूमध्य सागर के जो दक्षिण की हवा है, दक्षिणी गोलार्ध की, वो पवने उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर जाती है वर्षा ऋतु। इस ऋतु में सूर्य के उत्तरायण होने के कारण जब ये पवने उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है तो फेरल के नियम के अनुसार ये किधर की ओर घूम जाती है, दाईं ओर घूम जाती है। दाईं ओर घूमने के कारण इन पवनों की जो गति दिशा है वो कैसी हो जाती है, बात करूं तो उत्तरी गोलार्ध में हो जाती है दोस्तों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। इस कारण से ये पवने जो भारत है उसमें, या फिर बात करूं राजस्थान में, कैसे प्रवेश करेगी, इस दिशा से। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। और बंगाल की खाड़ी की मानसून की भी अगर बात करें तो ये कैसे आता है, एक पर्वत है दोस्तों म्यांमार के अंदर, अराई काय योमा, अराई काय योमा। इस अराई काय योमा पर्वत से ये जो पवनी चल रही थी किधर से किधर की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ये इसको टकराकर और वापस से किधर की ओर मुड़ जाती है, बात करें तो इससे टकराएगी अराई का योमा से, और वापस से इनकी जो दिशा है वो कैसी हो जाती है दोस्तों, इनकी दिशा हो जाती है, बात करूं मैं तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। इस कारण से भारत में मानसून कैसे प्रवेश करता है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे अगर मैं बात करूं दोस्तों, अब बात करते हैं राजस्थान की, तो इसी को अब हम राजस्थान के संदर्भ में समझ लेते हैं। वैसे तो आपको यहीं से समझ में आ गया होगा कि राजस्थान में कैसे ये जो पवने हैं, कौन सी मैं बात करूं तो राजस्थान में जो पवने हैं वो कैसे प्रवेश करती है, चाहे तो मैं बात करूं बंगाल खाड़ी का मानसून या मैं बात करूं तो अरब सागर का मानसून, दोनों साइड का जो मानसून है वो कैसे आता है, तो ये आपको समझ में आया होगा। फिर से आप एक बार राजस्थान के मैप में और आपको क्लियर कर दूं। राजस्थान के मैप में अगर इनकी चर्चा की जाए दोस्तों, इन पवनों की अगर राजस्थान के मैप में मैं चर्चा करूं दोस्तों तो एक अरब सागर की साइड की और एक बंगाल की साइड। अब राजस्थान के संदर्भ में और आपको एक बार क्लियर कर दूं, राजस्थान में जो बंगाल की खाड़ी का मानसून है सबसे पहले प्रवेश करता है दोस्तों, बात करूं तो अच्छा राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की आपको पता हो, राजस्थान में सबसे पहले जो बंगाल की अरब सागर की जो मानसून शाखा है सबसे पहले प्रवेश करती है दोस्तों डूंगरपुर जिले से। किससे प्रवेश करती है दोस्तों, डूंगरपुर जिले से, डूंगरपुर जिले से। और यहां से प्रवेश करने के बाद ये राजस्थान के लगभग जो दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र है, या बात करूं मुख्य रूप से जो दक्षिणी क्षेत्र है उसी में वर्षा करवा पाती है। मैं बात करूं सिरोही है, उदयपुर है, डूंगरपुर है, बात की जाए तो बांसवाड़ा का कुछ क्षेत्र आ जाता है, इसी के साथ चित्तौड़ है। इन क्षेत्रों में ही कुछ मात्रा में क्या करवा पाती है, वर्षा। आपको पता है जब हमने भौतिक प्रदेश पढ़े तो मैंने बताया कि अरावली का जो सबसे ऊंचा क्षेत्र है वो कौन सा है,
ये जो उदयपुर वाला क्षेत्र है, सिरोही उदयपुर वाला, यही है। और यहीं पे अरब सागर की मानसूनी शाखा सर्वाधिक वर्षा करवाती है और वर्षा करवाते हुए अरावली के समांतर चलती है और राजस्थान में ज्यादा वर्षा नहीं करवा के सीधे के सीधे अरावली के समांतर क्या है, ये निकल जाती है, आगे जाके हिमालय से टकराती है और फिर पंजाब हरियाणा में जाके क्या करवाती है, हिमाचल प्रदेश पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है वहां पे जाके भारी वर्षा करवाती है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। हिमालय, अरब सागर की मानसूनी शाखा समझ में। अब बात करेंगे बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा। तो सबसे पहले प्रवेश तो करती है झालावाड़ से। कहां से प्रवेश करती है? झालावाड़ से। और झालावाड़ से प्रवेश करने के बाद दोस्तों, झालावाड़ से प्रवेश करने के बाद दोस्तों, तो मैं बात कर रहा था बंगाल की खाड़ी की जो मानसून शाखा है दोस्तों, कहां से प्रवेश करती है? झालावाड़ से। दोस्तों इसमें एक करेक्शन कर लेना, ये जो अरब सागर की मानसून शाखा है ये बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, बांसवाड़ा से। अब बात करूं आगे, जो बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा है झालावाड़ से प्रवेश करने के बाद जो पूर्वी राजस्थान है इसमें तो क्या करवाती है? भारी वर्षा करवाती है, भारी वर्षा। और जैसे जैसे अरावली के किधर की ओर जाती है, बात करूं तो अरावली के पश्चिम की ओर जैसे जैसे ये पवनें गति करती है अरावली को क्रॉस करके, तो राजस्थान में कम मात्रा में क्या करती है? वर्षा करवाती है, हल्की वर्षा। और बात करूं इस मानसूनी पवनों की, तो राजस्थान में आपको दोनों स्थिति समझ में आई होगी। सर्वाधिक वर्षा इससे झालावाड़ की तरफ ही होती है और कम से कम जैसलमेर की तरफ। आगे बात करें दोस्तों, अब आप इसमें जो हम बात कर रहे थे वर्षा ऋतु, इसी के अंदर दो कंडीशन लिख दे, इसके दो भाग कर दे दोस्तों, एक कर दे अरब सागर का मानसून और एक कर दे बंगाल की खाड़ी का मानसून, दोनों की चर्चा करेंगे। और एक नंबर पे हेडिंग लगा दे दोस्तों, अरब सागर की मानसून पवने या अरब सागर का मानसून। अरब सागर की मानसून की अगर मैं बात करूं दोस्तों, अरब सागर का मानसून, अरब सागर के मानसून की अगर बात की जाए दोस्तों, अरब सागर का जो मानसून है सबसे पहले प्रवेश की अगर बात करें तो प्रवेश करता है दोस्तों बांसवाड़ा से, बांसवाड़ा जिले से। आगे अगर बात करूं दोस्तों, बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर, डूंगरपुर, बात करें डूंगरपुर के बाद सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर, सलूम्बर, सलूम्बर में भारी वर्षा करने के बाद, भारी वर्षा करने के बाद, भारी वर्षा करने के बाद उत्तर की ओर या अरावली के समांतर लिख दे दोस्तों, अरावली के समांतर चलती है। इसी में एक लाइन और लिखे दोस्तों, ये जो पवने हैं अरब सागर की, ये मानसून है, इसका जो प्रभाव है वो हमें देखने को मिलता है दोस्तों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती, कम होती जाती। जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी? क्योंकि आर्द्रता में कमी आती जाती है, इस कारण से वर्षा की मात्रा भी धीरे धीरे क्या होती जाती है दोस्तों? कम होती जाती है। आगे बात करूं दोस्तों, इसी में आगे चर्चा करेंगे। तो ये चीज समझ में आई होगी आपको दोस्तों, कैसे जो मानसून शाखा है प्रवेश करती है अरब सागर की और कैसे कैसे इनका प्रभाव है वो कम होता जाता है। आगे अगर बात करूं दोस्तों इन्हीं मानसूनी शाखा की, तो इसमें एक लाइन और लिख दे दोस्तों, आगे चलकर ये जो मानसूनी शाखा है किससे टकराती है? हिमालय से टकराकर, हिमालय से टकराकर
टकरा था पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा के मैदान, हरियाणा के मैदान, पंजाब लिखता हुआ मैं पश्चिमी समझ में गया, पंजाब, ठीक है दोस्तों, पंजाब हरियाणा के मैदान में भारी वर्षा का। अब 2 नंबर पे हेडिंग लगाए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा, बंगाल की खाड़ी का मानसून, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं 2 नंबर पे। बंगाल की खाड़ी का मानसून, बंगाल की खाड़ी की जो मानसून शाखा है प्रवेश कहाँ से करती है, बात करूं प्रवेश की तो झालावाड़ जिले से, झालावाड़ जिले से। आगे बात करें दोस्तों इस मानसूनी शाखा की, तो ये जो दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि बात करें दक्षिण पूर्व से इसमें उत्तर पश्चिम की ओर क्या होती जाती है, वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। अब आगे बात करें इसी में अरावली से टकराने के बाद, टकराने के कारण, अरावली के कारण देख सकते हो दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम करवाती है, वर्षा कम करवाती है। आगे बात करूं दोस्तों इसमें, चूंकि ये पवने किससे टकराने के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है, मैंने कहा कि एक पर्वत है, कहाँ पे बात करें तो म्यांमार में, और उस पर्वत से टकराने के बाद ये भारत में, और भारत में भी राजस्थान में प्रवेश करती है। इस कारण से इनकी जो गति है वो कैसी होती है दोस्तों, बात करें इन्हीं पवनों को क्या कहा जाता है, पुरवैया कहा जाता है। तो इसमें एक चीज लिख दे दोस्तों, पूर्व की ओर से आने के कारण, पूर्व की ओर से आने के कारण इन्हें पुरवैया कहते हैं। राजस्थान में क्या कहते हैं, पुरवैया, ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करें इसी में क्या कहा जाता है दोस्तों, इन्हें पुरवैया कहा जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि मानसून से संबंधित है उनको और आप अपने नोट्स में ऐड करेंगे दोस्तों। जैसे कि मैं बात करूं कुछ महत्वपूर्ण बातें, राजस्थान में मानसून का आगमन कब होता है, सबसे पहले तो यही लाइन लिख दे, एक लिख दे राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो दोनों आप लिख ले। सबसे पहले तो राजस्थान में लिख दे दोस्तों मानसून का आगमन, मानसून का आगमन, राजस्थान में जो मानसून का आगमन है दोस्तों वो माना जाता है 20 जून को। कब माना जाता है दोस्तों, 20 जून को। लेकिन 2020 में एक रिपोर्ट आई थी, जो भारतीय मौसम विभाग है जो रिपोर्ट जारी करता है, उसके अनुसार जो मानसून का आगमन है राजस्थान में वो माना जाता है दोस्तों 25 से 30 जून। तो दोनों याद रखें आप, है। आगे बात करूं दोस्तों, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान लिखिए और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। बात करें सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो सर्वाधिक जो वर्षा वाला स्थान है वो है दोस्तों माउंट आबू, और ये कहाँ है दोस्तों, बात करें तो सिरोही के अंदर। सर्वाधिक वर्षा वाला जिले की अगर बात करें
तो ये होगा दोस्तों आपका झालावाड़। इसी में आप लिखे दोस्तों सबसे कम वर्षा, सबसे कम वर्षा वाला स्थान। अगर स्थान की मैं बात करूं दोस्तों, स्थान तो है सब जैसलमेर, और बात करें जिले की, किसकी दोस्तों, जिले की, तो इसमें आ जाएगा आपका जैसलमेर, संपूर्ण जैसलमेर। आगे बात करूं दोस्तों, दो चार लाइन और बात करें दोस्तों, राजस्थान में औसत वर्षा, औसत वर्षा, औसत वर्षा की अगर बात करें तो 57.5 सेंटीमीटर, 57.5 सेंटीमीटर। अरब सागर से वर्षा, अरब अरब सागर न लिख के वर्षा ऋतु में वर्षा लिखे, जो वर्षा ऋतु है इसमें जो वर्षा होती है लगभग 90%, और 10% मैंने आपको किससे बताई, तो मैंने आपको बताई पश्चिमी विक्षोभ से। और बात करूं दोस्तों, आगे अगर बात करें दोस्तों, सर्वाधिक जो वर्षा की परिवर्तता है, वर्षा की परिवर्तिता सर्वाधिक, परिवर्तिता परिवर्तिता जो है वो देखने को मिलती है हमें दोस्तों सर्वाधिक तो जैसलमेर में, और न्यूनतम की अगर बात करूं दोस्तों तो न्यूनतम हमको देखने को मिलती है झालावाड़। इसके आगे बात करें दोस्तों, आप हेडिंग लगा दिए अपना अंतिम रूप से शरद ऋतु, जिसी को हम कहते हैं दोस्तों मानसून निवृत्तन ऋतु। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा दोस्तों। अंतिम रूप से लिख दिया आप 4 नंबर पे मानसून ऋतु या सर्वाधिक शरद ऋतु, इसी को क्या कहते हैं, मानसून निवृत्तन ऋतु। इसकी बात करूं दोस्तों तो इसका समय लिख दिया आप, एक तो समय लिख दे दोस्तों इसमें अक्टूबर, नवंबर, इसी में एक लाइन और लिख दे दोस्तों मानसून के पीछे हटने के कारण से मानसून के प्रत्यावर्तन या निवर्तन ऋतु भी कहा जाता है। तो ये लाइन और लिख दे दोस्तों, मानसून के पीछे हटने के कारण इसे मानसून की निवर्तन या प्रत्यावर्तन की ऋतु भी कहा जाता है। और इसी में कार्तिक मास, इसी को कार्तिक मास की उमस भी कहते हैं। कष्टदायी गर्मी पड़ती है दोस्तों कार्तिक महीने के अंदर, इस कारण इसी को क्या कहते हैं, कार्तिक मास की उमस वाला महीना या उमस भी कहा जाता है। तो आप ये दोनों लाइन और लिख दें। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों राजस्थान में जो समवर्षा रेखा है उनकी, तो एक मैप बनाए और उसमें राजस्थान की समवर्षा रेखा और लिख ले। इसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म है। राजस्थान में जुलाई माह की वर्षा रेखा, समवर्षा रेखा, तो जुलाई माह की समवर्षा रेखा, राजस्थान में लिखेंगे दोस्तों, वही राजस्थान का एक मैप तैयार करें और उसी के अंदर हमारी ये सारी चर्चाएं होने वाली है। जैसा भी बन रहा है दोस्तों आपको भी बना लेना है। उसके बाद हम इसी में राजस्थान की क्या देखेंगे, वर्षा रेखा देखेंगे। बात करूं राजस्थान में समवर्षा रेखाओं की, तो एक रेखा गुजरती है दोस्तों जैसलमेर, बीकानेर और अनूपगढ़ से 997 मिलीवार,
जैसलमेर, बीकानेर व अनूपगढ़ का इसमें क्षेत्र आ जाता है। और ये जो वर्षा रेखा है वो कितनी है, 997 मिलीवार वर्षा रेखा। जिलों का नाम भी लिख दे दोस्तों, जैसलमेर, बीकानेर और अनूपगढ़। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगली जो रेखा है 998 मीटर की, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, ग्रामीण, नागौर, चूरू, दिदवाना होते हुए एक और रेखा गुजरती है 998 वर्षा रेखा, जो कि किधर से चली जाती है, ये कौन कितनी है, 998 मिलीवार रेखा। कहाँ से प्रवेश करती है, तो बाड़मेर इसी में आ जाता है दोस्तों, बालोतरा आ जाता है, बालोतरा के बाद बात करूँ तो दोस्तों इसी में आ जाता है जोधपुर ग्रामीण का क्षेत्र, नागौर, डिडवाना, कुचामन और चूरू। जोधपुर ग्रामीण, इसी के बाद बात करूँ दोस्तों इसी में नागौर आ जाता है, नागौर के बाद बात करूँ तो डीडवाना, कुचामन आ जाता है और इसी में आ जाता है दोस्तों चूरू। इसके बाद बात करूँ एक और वर्षा रेखा 998 के बाद 999 मिलीवार। तो इसके बाद 999 मिलीवार जो रेखा है सांचौर, जालोर, पाली, ब्यावर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर से होते हुए गुजरती है दोस्तों, सांचौर और जालोर, पाली, सवाई माधोपुर में चली जाती है। इसमें आ जाते हैं दोस्तों, सांचौर का क्षेत्र आ जाएगा, सांचौर, जालोर, पाली, पाली के बाद बात करूँ इसी में अजमेर, अजमेर के बाद टोंक, टोंक के बाद सवाई माधोपुर। इस प्रकार से हमारी जो 900 मिलीवार वर्षा रेखा है वो चलती है दोस्तों। एक इसमें ब्यावर भी ऐड कर ले, क्योंकि अजमेर से एक नया जिला बना दोस्तों ब्यावर। इसके बाद जो 1000 मिलीवार जो रेखा है वो प्रवेश करती है दोस्तों, सिरोही से प्रवेश करती है, सिरोही, सलूंबर, उदयपुर। बात करूं तो प्रतापगढ़ और झालावाड़ से होते हुए राजस्थान से गुजर जाती है। और ये कितने मिलीवार की रेखा है, तो 1000 मिलीवार की। कौन कौन से जिले आ जाते हैं, सिरोही आ जाता है, उदयपुर आ जाता है, सलूंबर आ जाता है जो कि इसी से बना है, सलूंबर के बाद बात करूं तो इसी में झालावाड़ आ जाता है, डूंगरपुर आ जाता है, डूंगरपुर। और बात करूं तो इसी पे एक जिला और आ जाता है प्रतापगढ़। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी चर्चाएं समाप्त होती है। राजस्थान में जलवायु से संबंधित जितनी भी इम्पोर्टेंट चर्चाएं थी वो सारी हम कर चुके हैं। अब आगे की चर्चा करेंगे दोस्तों अगली क्लास में, और उसके अंदर हम एक नया टॉपिक लाने वाले हैं। आज ही मैं अनाउंस कर देता हूं दोस्तों, टॉपिक का नाम है राजस्थान में अफवाह तंत्र, जिसके अंदर हम राजस्थान की संपूर्ण नदियों की चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।